अब हम पढ़ने वाले हैं 1793 का चार्टर एक्ट आएगा ना, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो 1786 के एक्ट में जो सारी पावर कॉर्नवालिस को दे दी गई थी ना, कि भाई अपनी काउंसिल की बात मत मानो और कमांडर इन चीफ का पद भी आप रख लो, वो सारी पावर सभी गवर्नर जनरल को दे दी गई। मतलब न केवल गवर्नर जनरल, मतलब जो मद्रास और बॉम्बे के जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको भी दे दी गई। देखो यहाँ ये बात मुझे नहीं पता थी, ये पावर सभी गवर्नर जनरल के साथ जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको भी दे दी गई। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ, मतलब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन पे और कंट्रोल बढ़ा दिया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों पे और कंट्रोल बढ़ा दिया गया। बेटे अब देखो, अब तुम पे और कंट्रोल रहेगा बंगाल का। और जो 1600 में एक अधिकार मिला था व्यापार करने का, जो विस्तृत अधिकार मिले थे, उन्हें 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता था। इसमें कमांडर इन चीफ के, जो कमांडर इन चीफ था उसमें ये था कि ना, कि उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। जो पहले क्या था कि कमांडर इन चीफ को ना गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य होना पड़ता था, और इसने वो ख़त्म कर दिया कि भाई अगर आप चाहो तो हो, नहीं। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, उसके कर्मचारी का राजस्व का भुगतान, इसने बोला जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के फिक्स इंडिया एक्ट से बना था, इसने बोला कि भैया उसकी जो सैलरी है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ और या होम चार्जेस दादा भाई नौरोजी की लैंग्वेज में होम चार्जेस, कि उसकी सैलरी भाई भारत के खजाने से दी जाएगी, तो उनके लोगों की सैलरी। अजीब बात है, सैलरी भी मतलब खान वाले ने भारत में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए ना इतनी सैलरी बढ़ा रखी थी कि उस टाइम जो कंपनी का कर्मचारी होता था ना, उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा, मतलब वन ऑफ द हैवी सैलरी लेते थे कंपनी के कर्मचारी। ऐसा नहीं था कि उनकी कम सैलरी थी, पर बहुत ज़्यादा सैलरी होती थी उस टाइम पर उनकी। ये सिस्टम कर दिया था इन लोगों ने, अंधे गर्दी मचा रखी थी। 1784 20 साल बढ़ा दिया गया व्यापारिक अधिकार। जो अधिकार कॉर्नवालिस को दिए गए थे वो अधिकार और लोगों को भी दे दिए गए। चलो ये भी बढ़िया है, मौज लो बेटे। सैलरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोगों की सैलरी भी आई भाई भारत से दी जाएगी, ये भी ठीक है। जो कमांडर इन चीफ को काउंसिल का सदस्य होना पड़ता था, उसकी जो अनिवार्यता थी, मैंडेटरी था, उसको ख़त्म कर दिया गया, और बम्बई और मद्रास पे और थोड़े कंट्रोल को बढ़ा दिया गया। अब 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 20 साल बाद 20 साल आ रहे हैं ना। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार को एक अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एक अधिकार को बहाल रखा। इसने क्या किया, इसने बोला कि ना बेटे, अब आपने बहुत दिन एक अधिकार कर लिया, और अब ये व्यापार ना, अब हर बंदा, हर कोई भी ब्रिटिश व्यापारी कोई भी आके यहाँ व्यापार कर सकता है। बस चाय के साथ और चीन के साथ जो व्यापार है उस पर एक अधिकार आप ब्रिटिश कंपनी आपका है। इस कानून ने भारत में कंपनी के शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता को प्रकट व स्थापित किया। इस कानून ने स्पष्ट रूप से बोल दिया, इस कानून ने
स्पष्ट रूप से इस बात को बोल दिया गया कि भैया जो एरिया है ना आपके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोल दिया कि आप ब्रिटेन के राजा की प्रभुसत्ता, मतलब आप ब्रिटेन के राजा के एवज में वहाँ पर राज कर रहे हो, ब्रिटेन के राजा के नीचे, मतलब ब्रिटेन के राजा के उसमें राज कर रहे हो, वैसे सिस्टम नहीं है आपके यहाँ। इसने बोल दिया कि भाई ईसाई मिशनरी भारत में आके लोगों को, मतलब भारत में आ सकती है ईसाई मिशनरी। इसने बोला कि इस कानून ने भारत में ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था की। वही वेस्टर्न एजुकेशन, 1 लाख का बजट था। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और कर ना भुगतान करने पर दंड की व्यवस्था भी दी। पंचायती राज बेटे, पंचायती राज शुरुआत हो गई। देखो आज कितनी अच्छी बात है कि मैक्सिमम यहाँ पंचायतें हमारे स्टेट में रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाती, क्योंकि उनका ये सिस्टम होता है कि भाई जिन लोगों से वोट लेनी है उनसे कैसे रेवेन्यू ले लें यार, है ना। तो और गांव में बहुत पर्सनल भी हो जाता है, सबसे छोटे लेवल पे बहुत पर्सनल हो जाता है, बहुत निजी हो जाता है। तो ना अब लेकिन ये काम 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसने स्थानीय सरकारों को बोल दिया कि आप कर लगाओगे भाई। 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था। जो केंद्रीकरण की नींव रखी गई थी 1773 के एक्ट से, उसमें ये निर्णायक कदम था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और सभी नागरिक सैन्य शक्तियाँ उसमें निहित हो गई, मतलब सारे नागरिक, सारे अधिकार उसमें निहित हो गए, है ना। इसमें सेंट्रलिज्म, पहली बार ऐसा हुआ कि केवल एक ही व्यक्ति का ब्रिटिश भारत पर राज है। इसने एक ऐसी सरकार का निर्माण किया कि जिसका संपूर्ण भारत या पूरे ब्रिटिश भारत पर राज है। इसने मद्रास और बम्बई की विधायिका संबंधी शक्तियाँ छीन ली गई। इसने गवर्नर जनरल के पूरे ब्रिटिश, देखो, बॉम्बे और मद्रास की विधायिका शक्ति छीन ली गई। बंगाल के गवर्नर को अनलिमिटेड राइट दे दिए गए विधायिका के। पहले बनाए गए कानूनों को नियामक और नए बनाए गए कानूनों को एक्ट बोला गया। अब इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से बोल दिया कि आप भाई व्यापारिक काम नहीं करोगे, प्रशासनिक काम करोगे। देखो इसमें क्या किया गया कि ना, इसने सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता शुरू करने की बात की गई, है ना। और इसने बोला कि भाई हम तो आर्टिकल 16 लेके आ रहे हैं अभी से ही, एडवांस में ही, टाइम मशीन में देख लिया हमने, अब आर्टिकल 16 लेके आएंगे। पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और ये प्रावधान समाप्त हो गया। देखो विलियम बेंटिक, नो ओनली प्रशासनिक निकाय।
सारे विधायी के सामान छीन लिए गए। नए पुराने रेगुलेशन, नए एक्ट। अब 1853 का चार्टर अधिनियम हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये 1793 से लेकर 1853 तक जितने भी चार्टर एक्ट पास किए हैं उसमें आखिरी था। वेरी इंपॉर्टेंट था। इम्पोर्टेंट ये था, अब देखो हमारे इंडिया में ना एजुकेटिव और जुडिशरी, एजुकेटिव बनी 1700, एजुकेटिव या लेजिस्लेटिव जो बनी वो गवर्नर जनरल काउंसिल 1773 में बनी। जुडिशरी आई, जुडिशरी भी 1773 के एक्ट में आ गई। पर जो पहली बार जो लेजिस्लेटिव अलग हुई ना, अलग हो गई भाई, अब मैं लेजिस्लेटिव अलग हुई, वो 1753 के एक्ट से अलग हुई। पहली बार जो लेजिस्लेटिव अलग हुई वो इस एक्ट से अलग हुई। इसे भारत विधान परिषद या ये केंद्रीय विधान परिषद में बोला गया। इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए और ये आज की छोटी संसद की तरह काम करती थी और जो इसकी प्रक्रिया थी वो ब्रिटिश संसद की तरह थी। एक बात ये देखिए, जो 1733 में आर्टिकल 16 की तरह वो लाने वाले थे ना, तो 1733 में आर्टिकल 16 की तरह वो लाने वाले थे जिसको लेकर आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भिड़ गए थे आपस में। उसको 1853 में ही ले आते हैं, सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता, और इसके लिए मैकाले कमेटी की नियुक्ति होती है। देखो इससे पहले क्या होता था कि ना कंपनी राज करती थी, कंपनी को 20-20 साल के लिए बोला, 20-20 साल बाद चार्टर से बढ़ाया जाता था। जैसे भारत में आज आरक्षण का जो प्रावधान है वो हर 10 साल में बढ़ा दिया जाता है, वैसे ही हर 20 साल के अंदर कंपनी का जो कार्यकाल था वो बढ़ा देता था। परंतु इसमें क्या बोल दिया, 1733 में बोल दिया कंपनी से कि भाई अब तो आप व्यापार नहीं करोगे, आप प्रशासनिक कार्य बन चुके हो। क्योंकि कंपनी इतना रेवेन्यू कमा रही थी, कंपनी के पास तो रेवेन्यू था, कंपनी रेवेन्यू कमा रही थी ना, तो इसने बोल दिया कि आप भाई आप वो करोगे। अब इसने कंपनी से बोला कि हम तुम्हें कोई टाइम नहीं दे रहे, जब तक हम कहेंगे तब तक हम अनलिमिटेड टाइम तक करो, पर जब हम कहेंगे जब आपको छोड़ना पड़ेगा। और कंपनी की किस्मत इतनी अच्छी कहो ये इतनी बुरी कहो कि ना 4 साल के अंदर विद्रोह हो जाता है और कंपनी को छोड़ना पड़ता है। देखो पहली बार इसने जो केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण हुआ था, इसने स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन प्रारंभ किया। अगर लोकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है कि स्थानीय केंद्रीय विधान परिषद में लोकल रिप्रेजेंटेशन, स्थानीय प्रतिनिधित्व, वो 1853 के अधिनियम से प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें से एक का चुनाव बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। मैं फिर बोल रहा हूँ, 4 बार हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं इसके बारे में। एक, विधान परिषद का निर्माण किया गया,
है ना। और 6 सदस्य जोड़े गए। पहली बार स्थानीय जो प्रतिनिधित्व दिया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया वो 1853 के एक्ट के थ्रू दिया गया। इसमें एक बंगाल को दिया गया, एक मद्रास को, एक बॉम्बे को, एक आगरा को। ये 4 लोगों को लोकल रिप्रेजेंटेशन, ना कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो अब तक हमने पढ़ा, ये कंपनी का शासन पढ़ा है, हमने कंपनी का शासन पढ़ा है। अब हम अब हम ताज का शासन पढ़ने वाले हैं। अब हम ताज का शासन पढ़ने वाले हैं। अब पहला है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखो 1857 में विद्रोह होता है। कंपनी, देखो जिस कंपनी को 1853 में ये बोला गया था कि बेटे अब आप अनलिमिटेड टाइम तक राज करो, अब बेटे आप अनलिमिटेड टाइम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अनलिमिटेड टाइम तक राज करो। उसी कंपनी की किस्मत ऐसी निकलती है कि 4 साल बाद सिपाही विद्रोह होता है और क्राउन बोलता है, ताज बोलता है कि छोड़ दो, अब हम आ रहे हैं, छोड़, अब जब निकल। मतलब मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर ना, आप अगर ये देखा जाता है, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है या हमें पुट करना है कि कंपनी के ऊपर किस प्रकार नियंत्रण बढ़ता ही गया, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर नियंत्रण, पहले हम डेल देंगे। पहले हम 1773 में तुम्हारा रेगुलेट एक्ट के थ्रू में दिखाना है, एक बार रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कंपनी को क्या बोला जाता है भैया, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। 1793 में फिर 1813 में बोल दिया कि भाई एकाधिकार नहीं। 1833 में बोल दिया कि भैया एक काम करो, अब तुम प्रशासनिक कार्य देखो। 1853 में तो अनलिमिटेड टाइम, फिर वही कंपनी ख़त्म ही हो गई। अब भारत को जो अच्छा बनाने वाला अधिनियम है, सो कॉल्ड अधिनियम, अच्छा बनाने वाला, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया अब तक, है ना। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया, है ना। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। देखो पता है भारत के वही निदेशक बोर्ड ऑफ नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए गए। द्वैत शासन प्रणाली, कंपनी में द्वैत शासन प्रणाली कब आई? 1784 में कंपनी में द्वैत शासन प्रणाली है, मतलब 2 लोगों का शासन चल रहा है। और पहली बार ये द्वैत शासन प्रणाली कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था 1765 में। एंड ख़त्म कब करी थी? 1772 में, जब दीवानी अधिकार किसी और के पास थे और फौजदारी अधिकार किसी और के पास थे और निजामत किसी और के पास थी। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। देखो आप ये चीज़ देखिए कि क्या कमाल चल रहा है भाई, क्या कमाल चल रहा है। वो दे आर वेरी, मतलब वो इंटेलेक्चुअल थे और इंटेलेक्चुअल हैं और इंटेलेक्चुअल रहेंगे। आप देखिए कि उन्होंने वायसराय को भारत का मेन बंदा बनाया,
वो ब्रिटिश ताज का या क्वीन विक्टोरिया का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। और उन्होंने भारत सचिव करके एक नए पद का सर्जन किया। भारत का जो पूरा प्रशासन उसके नियंत्रण में था। देखो, भारत में अभी कितनी कमाल की चीज़ है, क्या कमाल की चीज़ हो रही है कि जो अभी भी जो उन्होंने अपना सबसे बड़ा पद बनाया वो भारत सचिव का बनाया, और वो ब्रिटिश संसद के प्रति वो था, ब्रिटिश संसद के प्रति ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, है ना। वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और वो सबसे बड़ा पद था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। वो एक सलाहकार सदस्य थी। और परिषद का अध्यक्ष देखो, उस भारत सचिव की सदस्य के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। वो एक सलाह परिषद थी। देखो, अब हमने क्या पढ़ा, 1858 का अधिनियम पढ़ लिया हमने। इस अधिनियम में पहले हमने क्या पढ़ा, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था, है ना। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, नियंत्रण बोर्ड एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों वो ख़त्म कर दिए गए। 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी। वो एक सलाहकार परिषद थी, है ना। जो परिषद का अध्यक्ष था वो भारत सचिव था। भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। ये और जो वो परिषद थी वो एक निगमित होता है कॉर्पोरेट बॉडी थी, जिसके ऊपर इंग्लैंड और इंडिया में दोनों में केस किया जा सकता था। केस किया जा सकता था, है ना। कोई विशेष परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अमूलचूल परिवर्तन हो गया हो और बहुत अच्छा हो गया हो, पर ये बस देखते हैं आगे क्या होगा।